नमस्कार साथियों, कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी। ये सवाल पूछा जाता है, बार बार याद रखेंगे। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनाया? तो कैलाशपुरी में। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का जो मंदिर है किसने बनाया? तो बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया। याद रखेंगे कहाँ पर? तो कैलाशपुरी में। आगे देखेंगे, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को। ये भी प्रश्न पूछा गया है। हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे हैं उनमें काफ़ी जो सवाल हैं इंपॉर्टेंट वो करवाए गए हैं, वो भी आप जरूर देखें। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो कालभोज की। कालभोज की उपाधि किसने धारण की? तो वो बप्पा ने। इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। भूताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच 1227 में। ये प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। भूताला 1227, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश। याद रखेंगे। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मदमर्दन में मिलता है, जिसकी रचना किसने की? जय सिंह सूरी ने। हमीर मदमर्दन, ये भी पूछा जाता है। हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है? तो जय सिंह सूरी। हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को। हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को कहा गया। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की, 1540 में की गई। गोराबादल किसके सेनापति थे? तो रावल रतन सिंह के। किसके थे? रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो खजाइन उल फतह में। खजाइन उल फतह के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। और जो खिलजी का आक्रमण हुआ चित्तौड़गढ़ में, उसका उल्लेख भी खजाइन उल फतह में मिलता है। गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, ये पूछा गया है। रावल शाखा का अंतिम शासक तो रतन सिंह। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? तो 1326 में। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? विषम घाटी पंचानन, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। विषम घाटी पंचानन, तो ये हमीर है साथियों, याद रखेंगे। विषम घाटी पंचानन हमीर, और मेवाड़ का उद्धारक भी हमीर ही हैं। हमीर के वंशज क्या कहलाए? तो ये सिसोदिया कहलाई। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? तो सिंगोली का युद्ध है, जो कब हुआ? 1336 में। ये पूछा जाए सिंगोली का युद्ध कहाँ पर हुआ, जो जगह कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा है, याद रखेंगे। जो सिंगोली का युद्ध किन के बीच हुआ? तो हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आगे देखेंगे, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा लाखा का जो पुत्र है चुंडा, उसको। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला जेल का निर्माण किसके काल में करवाया गया? ये सवाल अभी पूछा गया था रीट में, और रीट में पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किसके काल में बंजारे द्वारा निर्माण कराया गया था पिछोला जेल का? तो ये राणा लाखा के काल में। अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा, तो एक बंजारे द्वारा। याद रखेंगे, पिछोला जेल का निर्माण किसके काल में हुआ? तो ये राणा लाखा के। और कहाँ पर है पिछोला जेल? तो ये उदयपुर में। महाराणा कुंभा का किसका पुत्र था? तो राणा मोगल का। पृथ्वीराज विजय काव्यों में अजमेर की तुलना किस से की गई? तो इंद्रपुरी से की गई। किससे? इंद्रपुरी से। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। तो पूछा जा सकता है कि अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस में की गई? तो पृथ्वीराज विजय काव्य में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो 7 अंग माने जाते हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का किसका? दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कालीबंगा से प्राप्त होता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अचलगढ़ दुर्ग का। राजस्थान के कितने दुर्गों ने यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया? तो 6 दुर्गों को। कौन कौन से दुर्ग हैं आपको याद हो तो वो दुर्ग के देखिए, चीकू, गाजर और आम। तो 6 से चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं।
राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहते हैं? चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? या तो जल दुर्ग कहेंगे या औदिक दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? औदिक दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ऊंचे पर्वत, तो ये गिरिदुर्ग के श्रेणी में आते हैं। आपको याद रखना है, इसको लेकर अवश्य सवाल आता ही आता है। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो धनबन दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो वो सोनारगढ़ का दुर्ग है। सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग में आते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? तो एरन दुर्ग क्या कहलाते हैं? क्या वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो तो वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? तो पारक दुर्ग कहलाते हैं। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो पारित दुर्ग में। वे दुर्ग जिनके चारों ओर से सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग। नाम से पता लग जाता है। जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हों किस श्रेणी में आते हैं? तो सहाय दुर्ग। तो देखिए साथियों, सवाल पूछा जाता है कि परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन ये आ जाएंगे, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और पारित दुर्ग। तो कौन सा है? पारित दुर्ग। ऐसे सवाल बनते हैं तो आप याद रखें। राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? देखिए, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को। याद रखिएगा, किसने? इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम? तो चित्रकूट। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तो ये खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसा के पठार पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में अक्सर पूछा गया सवाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो मैसा के पठार पर है। याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं। याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का पहला साका किस शासक के काल में हुआ? तो रावल रतन सिंह के काल में हुआ, 1303 में। ये पहला शाखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, 1303 में हुआ। फिर चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ वो किसके आक्रमण से हुआ? तो बहादुर शाह के आक्रमण में हुआ, 1534 में। फिर जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वो उदय सिंह के, किसके काल में? उदय सिंह के 1567 में। फिर आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार है। कितने? 7 द्वार है। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है, जैसा कि पहले बता दिया है। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा है? तो 36 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वैसे हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न पूछते रहते हैं इंपॉर्टेंट, अब वो भी ज़रूर अटेंड करें। फिर देखिए, कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किसे की? तो एस्ट्रागन वास्तु से की, कर्नल टॉड ने की। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन। ये सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। फिर आगे देखिए, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़। तो देखिए साथियों, सवाल ये भी पूछा गया है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और किस दुर्ग को लेकर कहा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर कहा। याद रखिएगा, नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा। फिर देखिए, रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया? तो ये रणथादेव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को रणथादेव चौहान ने बनाया।
रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा? तो अबुल फजल ने। तो पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर है। और किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग में पीर सहदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? रणथंभौर में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? छप्पन के पहाड़ पर। याद रखिएगा, सिवाना दुर्ग तो छप्पन के पहाड़ पर है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? तो वीर नारायण परमार ने 354 ईस्वी में की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हरा कर सिवाना दुर्ग अधिकार किया? ये सातल देव है। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछा गया सवाल है और रेड मेंस में पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हरा कर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया? तो सातल देव। जब अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो सातल देव। किसने मिट्टी का काल्पनिक मुंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो राणा लाखा। अच्छा सवाल है। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो कुंभा हाड़ा या हाड़ा कुंभा ने मिट्टी के नकली दुर्ग जो बूंदी में बनाया था उसकी रक्षा करने को लेकर जो हाड़ा कुंभा है उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी। देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है। गर्भ गुंजन तोप, तो ये तारागढ़ बूंदी में है। याद रखिएगा, गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है? तारागढ़ बूंदी में है। कौन सा किला सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। कौन सा? सूरदर्शनगढ़ दुर्ग नाहरगढ़ का दूसरा नाम है। याद रखिएगा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो सवाई जय सिंह। सवाल पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए? तो ये नाहरगढ़ है। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन सीधा पूछा जाता है 9 एक समान महल, तो ये नाहरगढ़। सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा गया है ये सवाल। गढ़ बिटली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो गढ़ बिटली ये तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में आ जाए तारागढ़ बूंदी तो आपको चूज करना है तारागढ़ अजमेर। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन करने को लेकर ऑप्शंस में सबसे पहले तारागढ़ बूंदी दे दिया जा सकता है। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़े। गढ़ बिटली दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़े सवाल को। अजमेर के गढ़ बिटली का निर्माण किसने करवाया? तो ये अजयपाल द्वारा करवाया गया। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़ अजमेर। ये सवाल सीधे उठाया गया है रीट पात्रता परीक्षा में। ये रीट अभी जो हुई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राव जोधा द्वारा। कब करवाया गया? तो 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब हुई? 1459 में। याद रखिएगा। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। तो पूछा जाता है कई बार। मयूर ध्वज गढ़ कौन सा दुर्ग है? तो मेहरानगढ़ है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, परीक्षा में अच्छे से पूछा जाता है ये सवाल। गढ़ चिंतामणि भी मेहरानगढ़ को कहा जाता है। देखिए, किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में है? तो ये मेहरानगढ़ में है। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए इनके नाम दिए जाते हैं, जैसे देखिए बिच्छू बाण, किला और शंभू बाण। तो ये क्या है? और ऑप्शन में दिए जाते हैं आभूषण हैं, वस्त्र हैं, तोपें हैं। तो वो क्या है? तोपें हैं। याद रखिएगा, किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण ये मेहरानगढ़ में तोपें हैं। याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब करवाया? 1739 में। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज बीकानेर के सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह। देखिए, सवाल ये पूछा गया था चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह। लेकिन ज़्यादातर जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये याद थे ठाकुर शिव सिंह, और शिव सिंह सबसे पहले ही ऑप्शंस में था। तो याद रखिएगा, जो निर्माण है वो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया। जब चांदी के जो गोले दागे गए अंग्रेज व बीकानेर के सेना पर, तब वहाँ के शासक कौन थे? तो ठाकुर शिव सिंह। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। सवाल ये भी पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? तो वो चूरू का किला है। कौन सा है? चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है? तो वो अजमेर में है।
अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो वो अजमेर में है। फिर देखिए, ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो ये मैगजीन का दुर्ग है अजमेर का, अकबर का किला है ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में। वहाँ पर जहांगीर ने सर्वप्रथम मुलाकात की थी किससे? टॉमस रॉ से। फिर देखिए आगे सवाल, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? तो 1801 में जीता। कब जीता? 1801 में। अजमेर में स्थित अकबर का दौलत खाना दुर्ग, अकबर का दौलत खाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, याद रखें। जूनागढ़ दुर्ग है तो बीकानेर में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह द्वारा निर्मित है। भैंसरोडगढ़ का किला, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और सुमेलित करने को लेकर यही सवाल आता है। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए, गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। गागरोन दुर्ग ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। तो मीठा है वो गागरोन है, याद रख सकते हैं आप। जो मीठा है वो गागरोन है, जो गागर होती है वो मीठी होती है, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं हम मीठे शाह की दरगाह, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग। संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो गागरोन दुर्ग में। फिर देखिए, गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर? झालावाड़ में। और एक जल दुर्ग है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप किस किले में है? तो ये जयगढ़ में है, आमेर में। ये सवाल कई बार पूछा गया है। जय बाण तोप कहाँ पर है? तो ये आमेर में है, जयगढ़ में। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो ये जयगढ़ को कहा जाता है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? तो ये सुकड़ी नदी के किनारे है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? तो सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा है? तो स्वर्णगिरी दुर्ग कहा है। ये सवाल देखिए, जो जालोर का किला है वो स्वर्णगिरी है, और एक जैसलमेर का किला है, आपको पता हो तो जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ है। क्या है? सोनारगढ़। तो परीक्षा में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसलमेर में है सोनारगढ़ और जालोर में है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग है जैसलमेर का। देखिए ये दिया गया है, सोनार का किला किस पहाड़ी पर है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर है, और ये जैसलमेर में है। तो सोनार दुर्ग तो है जैसलमेर में, और जालोर दुर्ग है, सॉरी जालोर जो है वो स्वर्णगिरी। आगे देखिए, परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया? तो ये स्वर्णगिरी जालोर में करवाया गया परमार शासक भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण। फिर देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि ये पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनार के किले के बारे में कहा गया है जैसलमेर के दुर्ग को लेकर। किस किले की तुलना पहाड़ी और लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। देखिए, सीधा पूछा जाता है कि पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान कौन सा किला है? तो सोनार का किला है, सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहागढ़ भरतपुर का किला है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। पूछा जाता है साथियों ये सवाल, और पूछे गए हैं सभी सवाल। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। अष्टधातु द्वारा किस किले की विशेषता है? अष्टधातु का द्वार, तो ये लोहागढ़ की विशेषता है। अष्टधातु का द्वार लोहागढ़ की विशेषता है। लोहागढ़ कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया? तो ये जवाहर सिंह। कौन जीत कर लाया गया? जवाहर सिंह। कब लाया? 1765 में। अष्टधातु का द्वार कहाँ से लाया? तो दिल्ली से। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई से किस झील से पानी भरा जाता है? तो ये मोती झील के पानी से भरा जाता है। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई में किस झील से पानी से भरा जाता है? तो मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं रहा? तो लॉर्ड लेक। कौन? लॉर्ड लेक। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है साथियों। और ये भी पूछा गया लॉर्ड लेक ने
लोहागढ़ के किले पर कितनी बार चढ़ाई की? तो ये 5 बार। कितनी बार? 5 बार, लेकिन वो सफल नहीं रहा। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजान गंगा से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो लोहागढ़ में है। कहाँ पर है? लोहागढ़। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो ये 8वीं सदी से। कब? 8वीं सदी से। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रथियार अथवा महामारू के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण की शैली गुर्जर प्रथियार या महामारू शैली। जो सचिया माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ओसिया जोधपुर में है। सभी सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर। गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। 1016 ईस्वी में गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किराड़ू का जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस शैली का है? तो गुर्जर प्रथियार शैली का। ये भी याद रखें, ये भी पूछा गया सवाल है। किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर किस शैली का है? तो ये गुर्जर प्रथियार शैली का है। राजस्थान में मंदिर शिल्पकला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को। याद रखिएगा, मंदिर शिल्पकला का स्वर्णकाल 11वीं से 13वीं सदी को। फिर देखिए, ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। जो ओसिया सचिया माता का मंदिर है वो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो शेवाली जैन मंदिर, पाली। अच्छा सवाल है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो शेवाली जैन मंदिर, पाली में। ये सवाल पूछा गया था। तो वो जो शेवाली जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? मतलब ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तो पाली में सुमेलित करना है आपको, शेवाली जैन मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप रायमल द्वारा प्रदान किया गया, रायमल द्वारा। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो किराटकोप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथमा गाँव, बाड़मेर है। याद रखिएगा, हाथमा गाँव, बाड़मेर, किराड़ू का मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर। ये तो कई बार पूछा गया है और लगभग कई बार पूछा गया है राजस्थान का खजुराहो। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया? तो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया, जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 का निर्माण किसने करवाया? तो विमल शाह ने करवाया। सीधा सवाल आता है, देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर किसने बनवाया? तो ये विमल शाह ने बनवाया। देलवाड़ा में लुणो शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो नेमिनाथ को समर्पित है। तो ये पूछा जाता है लुणो शाही मंदिर कहाँ पर है? तो ये देलवाड़ा में है, याद रखिएगा। देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये वास्तुपाल व तेजपाल ने, याद रखिएगा। देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आबानेरी में है, आबानेरी दौसा में हर्ष माता का मंदिर। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आबानेरी दौसा में है। फिर देखिए, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो, तो ये बनदेवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो, बनदेवरा महादेव मंदिर, 12। पूछा गया सवाल है। देखिए, ये ऐसा भी पूछा गया, ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तब आया था कि बनदेवरा महादेव मंदिर, और सुमेलित में कोई अन्य था तो असंगत पहचानना था, तो ये 12 में है, याद रखिएगा। किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर का जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है। खम्भों का अजायब घर क्योंकि यहाँ पर 1444 खम्भे हैं। इसे चौमू का महल भी कहा जाता है। देखिए, रणकपुर का जैन मंदिर कितने खम्भों पर टिका है? तो ये 1444 खम्भों पर टिका है। हरिहर महादेव मंदिर कहाँ पर रहता है? ये ओसिया में है।
सास बहू का मंदिर, ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये नागदा में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डी भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी। पटवों की हवेली पूछा गया सवाल, नतमल की हवेली पूछा गया सवाल, सालिम सिंह की हवेली पूछा गया सवाल। जैसलमेर में कहाँ पर है ये सभी, जैसलमेर में है। पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में स्थित है। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरी हवेली, तो ये बीकानेर में है। देखिए बछावतों की हवेली पूछी गई है, ये दोनों अभी पूछी जा सकती हैं, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरी हवेली। याद रखिएगा ये बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में। मुंदड़ा हवेली, रामपुरी हवेली और बछावतों की हवेली। सोना चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये महनसर झुंझुनू में है। नाथोराम पोद्दार की हवेली, नाथोराम पोद्दार की हवेली, तो ये बिसाऊ झुंझुनू में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, रीट में पूछा गया है 2021 में। सुंदरी कोठी कहाँ पर स्थित है, तो टोंक में, ये भी पूछा गया सवाल है। सुंदरी कोठी कहाँ पर है, तो ये टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली है, तो ये जोधपुर में है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि कहाँ पर रहता है, चूरू में है। देखिए रामनिवास गोयनका की हवेली, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। तो मालजी का कमरा और मंत्रियों की हवेली, ये भी याद रखिए, ये भी चूरू में है। बड़ा बाग कहाँ पर है, तो बड़ा बाग देखिए जैसलमेर में है। जसवंत थड़ा कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जसवंत थड़ा किसने बनाया, तो ये सरदार सिंह द्वारा बनाया गया, अपने पिता की याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है। ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है। देखिए पहला ही ऑप्शन रहता है जसवंत सिंह। जसवंत थड़ा किसने बनाया, तो पहला ही ऑप्शन रहता है जसवंत सिंह, लेकिन वो जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। किसने बनाया, उनके पुत्र द्वारा, सरदार सिंह ने। फिर देखिए छत्र विलास बाग कहाँ पर है, तो ये कोटा में है। मुंशी रानी की छतरी, तो ये अलवर में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, मुंशी रानी की छतरी, तो ये अलवर में है। 84 खंभों की छतरी, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये बूंदी में है। मुंशी रानी की जो छतरी है वो अलवर में है। छत्र विलास बाग कोटा में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। बड़ा बाग जैसलमेर में है। फिर देखिए ऐश्वर्य सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो ये गेटौर में है। कहाँ पे है, गेटौर में। पाली वालों की छतरियाँ कहाँ पर हैं, तो जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह, तो ये नारायण में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, तो ये सरवाड़ा में है। फिर देखिए बाटाड़ू का कुआं, तो ये बाड़मेर में है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है वापस। त्रिमुखी बावड़ी, तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गैपसागर बांध, तो ये डूंगरपुर में है। देखिए वापस एक बार देख लेते हैं, जो ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा है वो सरवाड़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है, तो ये नारायण में है। बाटाड़ू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में है। बाटाड़ू बाड़मेर। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। फिर रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी में है। और गैपसागर बांध कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। देखिए पहला सवाल, गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है, तो शिव। यह सवाल अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। यह सेकंड ग्रेड में ये सवाल अभी आया था। ईसर जी और ईसरी जी किन का प्रतीक हैं, तो ये शिव और पार्वती हैं। तो ईसर जी शिव। इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा में अभी आया है सेकंड ग्रेड में। फिर दूसरा सवाल, किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया, तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध हैं तीज। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल ये। बूंदी का कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। फिर है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्यौहार।
राजस्थान में कोड़ा मार होली, ये सम्मिलित करने को लेकर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और सीईटी में परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में कोड़ा मार होली, तो ये भिनाई। फिर देखिए लठमार होली, तो लठमार होली कहाँ पे, तो ये श्री महावीर जी की जो होली है। फिर आगे देखिए शेखावटी में होली के अवसर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये गिद्धर नृत्य किया जाता है शेखावटी की होली में। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है गिद्धर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये शेखावटी का। सवाल कुछ ऐसे आता है कि जो गिद्धर नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी क्षेत्र का। पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है, तो ये बाड़मेर में खेली जाती है और ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है, तो इलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में होली के अवसर पर। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। इम्पोर्टेंट सवाल है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। बीकानेर की स्थापना दिवस, तो अक्षय तृतीया 1488, बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को 1488 में। जैनों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा होता है, तो ये पसन भद्रपद में। ये पूछा जाता है पसन जो उत्सव है वो किस से संबंधित हो, जैनों से संबंधित है, याद रखेंगे। पसन किससे संबंधित है, तो ये जैनों से। ये पर्युषण है का अंतिम दिवस क्या कहलाता है, तो वो संवत्सरी कहलाती है। पर्युषण का अंतिम दिवस संवत्सरी। मुसलमानों के किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है, तो ईद उल जुहा को बकरा ईद कहा जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है, तो ईद उल फितर कहलाता है। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं, तो हुसैन इमाम की याद में। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, तो ये नाथद्वारा में होता है। अन्नकूट का मेला नाथद्वारा में। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये डूंगरपुर में आयोजित होता है बेणेश्वर का। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, तो मोठड़े की पगड़ी। तो सवाल पूछा जाता है मोठड़े की पगड़ी वो कब पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर। ये सवाल ऐसे बनता है मोठड़े की जो पगड़ी है कब पहनी जाती हैं, तो विवाह उत्सव पर पहनी जाती हैं। देखिए सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है, तो ये सीताबाड़ी का मेला जो है वो 12 में आयोजित होता है। सीधा पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल। सीताबाड़ी का मेला 12 में, ये सहरिया जाति का मेला है, याद रखेंगे। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है, तो दीपदान। जीण माता का मंदिर कहाँ है, तो ये रेवासा सीकर में है जीण माता का मंदिर। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये हठड़ के द्वारा किया गया। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है, तो फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी, ये सीकर में लगता है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर में है। ये पूछा जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये सीकर में है। भरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, अलवर। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है ये सवाल। भरतरी का मेला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भरतरी हैं उनका मूल नाम क्या था, ये गोपी चंद है, याद रखेंगे। ये याद रखने के लिए एक सवाल है। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है, तो चंद्रगिरी के राजा डिग्वी। जो डिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये टोंक के मालपुरा तहसील में। डिग्गीपुरी का मेला, तो ये टोंक के मालपुरा तहसील में, अगर तहसील दी जाए तो याद रखेंगे। श्री महावीर जी का मेला आयोजन किस स्थान पर होता है, तो ये छंदनगांव है, सवाई माधोपुर नहीं है, ये करौली है। कैला देवी और जो महावीर जी का मेला है वो करौली में लगता है, याद रखेंगे। फिर देखिए बीकानेर के शासकों की कुल देवी हैं, तो करनी माता हैं। चूंक का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये देशनोक बीकानेर में ही है। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो सील की डूंगरी गाँव साक्सू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, साक्सू जयपुर में। ये सीधा पूछा जाता है। सील की डूंगरी गाँव, ये भी याद रखें, कई बार ऑप्शंस में आगे दिया जा सकता है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, शीतला माता का मेला। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो बैलगाड़ी का मेला किसे कहा जाता है, तो शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है।
शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता के उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो महामाई। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो माई अंदामा। शीतला माता को राजस्थान के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सैंडल माता। सैंडल माता कौन सी है? शीतला माता, याद रखेंगे। कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये भी करौली है। कैला देवी का मेला करौली है, ये गलत है। कैला देवी का मेला कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है। कैला देवी का मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो ये लांगुरिया। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण की बहन योग माया। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये कोलायत बीकानेर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो साथियों परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ये ईरान के निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पूछा गया है सवाल और वापस पूछा जा सकता है। गरीब नवाज से किन्हें जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये अजमेर में। ये भी पूछा गया है सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की? तो अकबर ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों परीक्षा में पूछा गया है सवाल। ये तीनों जो सवाल हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस अन्य नाम से? तो गरीब नवाज। गरीब नवाज को के नाम से कौन जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये अजमेर में होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर बड़ी देग किसने दान की? तो अकबर ने दान की, मुगल बादशाह अकबर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की? तो ये जहांगीर ने की। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? तो बोहरा संप्रदाय के लिए। गलियाकोट उर्स जो बोहरा संप्रदाय, तो ये गलियाकोट। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो ये बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ, सीधा सवाल आता है आदिवासियों का कुंभ कहाँ, कौन सा मेला है? तो ये बेणेश्वर का मेला है, याद रखेंगे। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये नवादपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर। फिर देखिए खलकाणी माता गंधर्व मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो भाव गढ़वतिया जयपुर में। आगे का जो पाठ है वो राजस्थान के कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया था? कुंभा ने किस युद्ध में मोहम्मद खिलजी को परास्त किया था? जो मालवा के शासक थे तो वो सारंगपुर का युद्ध है 1437 का, याद रखेंगे। जो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1437 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद खिलजी व कुंभा के बीच हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कुंभा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का समकालीन जो मालवा का शासक कौन था? तो मोहम्मद खिलजी, याद रखेंगे। ये सीधा सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया? तो सारंगपुर युद्ध के बाद। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1437 में हुआ, जो अभी हमने देखा है। देखिए फिर सवाल बनता है कि जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। और किस विजय के बाद कराया? तो वो सारंगपुर विजय के बाद कराया। आगे देखेंगे, चंपानेर संधि किन के मध्य हुई? जो चंपानेर की संधि है वो किन के मध्य हुई? तो मोहम्मद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य हुई 1456 में। देखिए याद करने के लिए आपको कैसे याद कर सकते हैं, चंपा छप्पन, चंपा छप्पन थोड़ा मिलता है, लिंक होता है, आपको याद हो जाएगा। चंपा छप्पन, चंपा छप्पन, चंपानेर छप्पन, ठीक है। तो चंपानेर की संधि मोहम्मद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य हुई, वो 1456 में हुई। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ। अगर देखेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीधा सवाल आता है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? तो वो मंडन है। कुंभलगढ़ का जो शिल्पी है वो मंडन है। नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो हर्राय भाटी ने किया। नागौर दरबार कब लगाया? तो 1570 में लगवाया गया, नागौर में लगवाया गया, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था साथियों, अकाल राहत कार्य के दौरान। पूछा जाता है अकाल राहत कार्य के दौरान यहाँ पर क्या बनवाया गया? तो शुक्र तालाब बनवाया गया था अकबर द्वारा।
कहाँ पर लगवाया गया? नागौर दरबार में। कब लगवाया गया? 1570 में। आगे देखेंगे, एक लिंग महामत में किसकी रचना है? सीधा सवाल आता है, जो कान्हा व्यास की ये रचना है। ये सवाल पूछा गया है कई बार। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूल प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? तो ये राणा कुंभा की हैं। सवाल ऐसा नहीं आता है, इनके बीच एक और कोई नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सी राणा कुंभा की जो रचनाएं नहीं हैं। तो संगीत राज हैं, संगीत मीमांसा है, सूल प्रबंध है। इसके बीच आ जाता है संगीत प्रबंध, ऐसा कुछ नाम आता है। ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही रहता है, संगीत प्रबंध आता है, जो राणा कुंभा की नहीं है। देखिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूल प्रबंध है। आगे देखेंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि अत्रि और महेश ने की थी। ये साथियों RBSC की जो बुक है 10th की, वहाँ से सीधे प्रश्न बनाए गए हैं, वन लाइनर। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए आगे देखेंगे, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियाँ हैं? तो राणा कुंभा की हैं। किसकी हैं? राणा कुंभा की। देखिए, जो गुरु वाले हैं वो तो आपको याद रह जाएंगे, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु। इनको लेकर सवाल अभी थोड़े कम पूछे जाते हैं जी। ये पूछा जाता है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसकी है? तो राणा कुंभा की हैं। एक ये भी पूछा जाता है हिंदू सुल्तान की, ये भी पूछा जाता है हिंदू सुल्तान की किसकी है? तो वो भी राणा कुंभा की है, ये याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, ये उपाधि हैं जो किस कारण राणा कुंभा को है? तो देखिए, महाराजा धीराज हैं, वो राजाओं का राजा होने के कारण। फिर है महाराणा है, तो अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण। फिर देखिए, जो राणो रासो हैं वो विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण। पूछा जा सकता है परीक्षा में ये सवाल कि जो विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो राणो रासो हैं, याद रखेंगे, राणो रासो। या राणो रासो किस लिए उपाधि धारण की? तो विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण, याद रखेंगे। अच्छा सवाल बन सकता है साथियों। राजगुरु, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने व विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण। तो भाई ये भी सवाल बन सकता है। देखिए कि राजनीतिक सिद्धांतों व दक्ष होने व विभिन्न सामंतों व जागीरदारों के हितैषी होने के कारण कौन सी उपाधि धारण की गई थी राणा कुंभा द्वारा? तो राजगुरु की। ठीक है, आगे देखेंगे, दान गुरु, तो दान गुरु विद्वानों, कलाकारों व निर्धनों को दान देने के कारण। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण व पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल होने के कारण। परम गुरु, तो विभिन्न विधाओं का ज्ञाता होने के कारण और अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण परम गुरु। फिर देखिए, फिर आगे देखेंगे, देखिए, प्रसिद्ध गीत गोविंद जो है नामक पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिया भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है रसिक प्रिया में भी। तो कौन कौन सी उपाधियाँ हैं रसिक प्रिया में? देखिए, नरपति, सामान्य मानवों से श्रेष्ठ होने के कारण नरपति की उपाधि। फिर है अश्वपति, जो कुशल घुड़सवार होने के कारण। गणपति, राज्यों का राजा होने के कारण। फिर आगे देखेंगे छाप गुरु, तो छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। तो छाप गुरु इधर नाम से पता लग जाएगा। हिंदू सुल्तान, कई बार परीक्षा में यही पूछा जाता है, हिंदू सुल्तान। ये समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने वाला विभूषित किया गया है, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा। फिर आगे देखेंगे, नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण। छाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण छाप गुरु। फिर है देखिए, अभिनव भट्टाचार्य, जिसको लेकर परीक्षा में सवाल पूछा जाता ही है। तो श्रेष्ठ वीणा वादक, संगीत क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण, संगीत प्रेम के कारण अभिनव भट्टाचार्य, याद रखेंगे। प्रजापालक, तो जनता का हितैषी होने के कारण। देखिए आगे का सवाल, राणा कुंभा की हत्या किसने की? तो राणा कुंभा की हत्या किसने की? इनके ही पुत्र उदय द्वारा इनकी हत्या की गई 1468 में, याद रखेंगे। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया है? तो हिंदूपत, याद रखेंगे। राणा सांगा किस उपनाम से? तो हिंदूपत। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? खातौली का युद्ध, तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच पूछा जाता है। फिर देखिए, किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? तो बयाना का युद्ध है साथियों, फरवरी 1527। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार ये रिपीट होता ही है। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? तो वो बयाना का युद्ध है। बयाना का युद्ध कब हुआ? तो वो फरवरी 1527 को, याद रखेंगे।
बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? तो ये बयाना के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, पूछा जाता है। तो देखिए याद रखेंगे, बयाना का युद्ध हुआ फरवरी 1527, फिर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। खानवा युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तो वो तुलगुमा पद्धति है, याद रखेंगे। बाबर की विजय का कारण बनी तुलगुमा पद्धति। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हुई? तो बसवा दौसा में है साथियों। 23 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हुई, याद रखेंगे, बसवा दौसा। तो पूछा जाता है राणा सांगा से संबंधित स्थान कौन सा है, और नीचे कई स्थान दिया जाता है जिसमें बसवा दौसा होता है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, तो वो ये होगा। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? तो मांडलगढ़ है, समाधि स्थल मांडलगढ़ है। और कहाँ पे मृत्यु हुई? तो बसवा में हुई। फिर देखिए पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए? तो वो चंदन है। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? तो मालदेव के सहयोग से हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक मालदेव के सहयोग से हुआ। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी प्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त की? तो मावली का युद्ध है 1540 में हुआ था। उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी प्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त की, तो वो मावली का युद्ध है। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 है। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559, याद रखेंगे। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियाँ कहाँ पर लगवाई? तो आगरा किले के द्वार पर लगाई थी, याद रखेंगे। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो वो जगमाल को बनाया उदय सिंह ने। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो खमनोर के निकट लड़ा गया, याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो कब हुआ था? 18 जून 1576 को। और अगर नाम देखकर पूछा जाए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो वो 21 जून हो जाएगा, याद रखेंगे, अगर नाम देकर पूछा जाए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो वो सर्वमान्य मत है 18 जून, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 21 जून, याद रखेंगे। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो महाराणा प्रताप के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो हकीम का सूर ने। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो जगन्नाथ कछवा ने। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण कर लिया? तो वो झाला बीदा ने, याद रखेंगे। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रताप के जीवन पर संकट देखकर किसने राज चिन्ह धारण किए थे? तो झाला बीदा ने। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फाजिल ने किस नाम से संबोधित किया? तो वो खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो गोगुंदा का युद्ध। इनको लेकर सवाल आता ही आता है कि किसने क्या कहा। तो बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा। जो हल्दी घाटी नामकरण है, हल्दी चढ़ी कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत का। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? तो अजूबा भारत परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ये सवाल अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो दिवेर के युद्ध को कब हुआ था? दिवेर का युद्ध तो ये 1582 को। दिवेर युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? तो शेरिमा सुल्तान खां। सुल्तान खां, याद रखेंगे, यही पूछा जाता है। दिवेर युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतारा? तो वो शेरिमा सुल्तान खां। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो ये बारडोली में है। ये परीक्षा में सवाल आता ही आता है, याद रखें अच्छे से, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है ये सवाल। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो वो बारडोली में है। मुगल मेवाड़ संधि किसके काल में हुई? तो वो अमर सिंह के काल में हुई। अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। ये 5 फरवरी 1615 है, लगभग जितना मुझे पता है। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 5 फरवरी 1615 किन के बीच हुई? तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई ये मुगल मेवाड़ संधि। परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत
राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। इस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हुआ तो वो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती उनके कारण। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया तो राज सिंह। किसके काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया तो राज सिंह के काल में। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है तो राजसमंद। राज प्रशस्ति किसके किनारे है तो राजसमंद के झील के। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया तो गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। ये परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे इस नदी को, गोमती नदी को। गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लाराव के संतान किसने बताया तो ये दयाल दास ने बताया। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया तो वो मोहम्मद नैसी ने बताया। राठौड़ों का आदि पुरुष तो राव सिंह, ये परीक्षा में पूछा गया है सवाल। मंडोर के राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया तो राव चुंडा ने। चांद बावड़ी का निर्माण करने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी तो वो चुंडा की पत्नी थी, याद रखेंगे। ये सवाल पूछा जाता है चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया तो वो चांद कंवर ने। ये किन की पत्नी थी तो चुंडा की। आगे देखेंगे रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी तो वो भारमली थी। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या की तो वो भारमली की सहायता से। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया तो वो रायमल के साथ किया। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया तो 1459 में बसाया। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई तो 1459 में। किसने की तो राव जोधा ने। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है। ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है और ये सवाल सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। एक तरफ दुर्ग दिए जाते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ दी जाती है। तो मेहरानगढ़ का किस पहाड़ी पर है तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ को ही मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई तो रोटी रानी। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो वो उमादे, याद रखेंगे। तो ये किन की पुत्री थी तो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। ये सवाल पूछा जाता है सीधा कि रोटी रानी तो वो उमादे। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और इस बार अभी सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया था लगभग। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे तो वो मालदेव के सेनापति थे। इस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया तो वो गिर सिमल का युद्ध 1544 है। सीधा सवाल पूछा जाता है गिर सिमल का युद्ध कब हुआ तो वो 1544 को हुआ। किन के बीच हुआ तो शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ। ये सवाल आता है सीधा। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा तो राम और उदय सिंह का। जो राव चंद्रसेन है किसका पुत्र था तो वो मालदेव का पुत्र था। मारवाड़ का प्रताप, सीधा सवाल पूछा जाता है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है तो राव चंद्रसेन को। राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और जो हसमत वाला शासक है वो मालदेव को कहा जाता है, याद रखेंगे। भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया तो रावल सुखराज और सुजा देवीदास ने दिया। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की तो विश्वेश्वरनाथ रेव ने की। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था तो वो चंद्रसेन का ही भाई था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुसाई का विवाह किससे किया तो वो जहांगीर से किया। ये 1587 या 1586 में हुआ ये इनका विवाह, जगत गुसाई और जहांगीर का। जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी तो वो खुर्रम, शहजादा खुर्रम, जो शाहजहाँ के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ।
महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? तो अशोक ठाकुर राज सिंह कुंभावत को। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? तो अशोक ठाकुर राज सिंह कुंभावत को। किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा की पराजय हुई? तो धर्मत का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध, जिसमें दारा की पराजय हुई, तो वो कासिम खां के विश्वासघात के कारण पूछा जा सकता है। धर्मत के युद्ध में पराजय होने के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया? तो वो उदय रानी ने, उदयपुरी रानी ने। उदयपुरी रानी के किले के द्वार जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? तो श्यामल दास द्वारा दी गई ये मान्यता। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? तो मोहम्मद नैंसी की। ये फेवरेट सवालों में से एक है जो परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल। जो मारवाड़ परगनारी विगत है वो मोहम्मद नैंसी की रचना है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। आगे देखेंगे, देखिए, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? तो वो जसवंत सिंह के दरबार में थे। इनमें से एक नाम दिया जाएगा या दो नाम दे दिए जाएंगे, जैसे ज़्यादातर ये दिए जाते हैं, नरहरिदास और बनारसी दास, और ये नवीन कवि भी दिया जाता है। तो ये किन के दरबार में थे? वो जसवंत सिंह के दरबार में थे। राव बीकानेर की स्थापना कब की? तो 1488 में की। राव बीकानेर जंगल प्रदेश कब जीता? तो 1465 में, याद रखेंगे। बीकानेर की स्थापना कब की? तो 1488 में। किसने की? तो राव बीका द्वारा स्थापना की गई। जंगल प्रदेश कब जीता? तो 1465 को। ये याद रखेंगे, आप कन्फ्यूजन हो सकती है अगर दोनों ऑप्शन दे दिए गए। तो पहले जंगल प्रदेश जीता था 1465 में, फिर बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो 1488 में। बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह चंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा? तो राव लूणकरण को। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण किसने कहा? तो बीटू सुजा ने। किस ग्रंथ में कहा? तो राव जयसिंह चंद, याद रखेंगे। राव जयसिंह चंद किसकी रचना है? तो बीटू सुजा की। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ साथियों, एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। साथियों, सवाल अच्छा लगे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। ज़रूर बताएं कि सवाल अच्छे हैं या ख़राब है, ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। अन्यथा कोई समस्या नहीं, सवाल जरूर देखें। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई? तो वो करमचंद्र वंशोकीर्तन काव्य में की गई। राव लूणकरण की तुलना किससे की गई? दानवीर कर्ण से की गई। किस में की गई? तो करमचंद्र वंशोकीर्तन काव्य में। नागराज किसका सेनापति था? तो राव जयसिंह का। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध जयसिंह मारा गया? तो पाहोबा या साहोबा का युद्ध है, 1541 में हुआ था। आगे देखिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक कल्याणमल। ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में सीधा, आप ये ज़रूर याद रखें। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर के पहले शासक, राठौर शासक जिन्होंने अधीनता स्वीकार की अकबर की, तो वो कल्याणमल है। ये पूछा गया है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक, तो वो कल्याणमल। वैली कृष्ण रुक्मणीरी का लेखक पृथ्वीराज राठौड़। ये परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है। ये कुछ सवाल हैं जो साथियों हर बार रिपीट होते हैं, उनमें से एक ये भी हैं। वैली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी? तो वो राव राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा? तो वो राय सिंह है, राव राय सिंह। राजपुताने का कर्ण कौन है? तो राव राय सिंह मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, याद रखेंगे। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ? तो ये जाखणिया गांव है, 1644 को हुआ। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है साथियों। देखिए, जो मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ? तो 1644 को हुआ। ये पूछा जाएगा किन के बीच हुआ? तो कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच हुआ। अगर ऐसे दिया जाएगा बीकानेर और नागौर के बीच हुआ तो भी सही है। अगर मतलब जिले देकर बताया जाए कि किन के बीच हुआ, तो बीकानेर वैसे नागौर हुआ। किस गांव को लेकर हुआ? ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वो जाखणिया गांव का विवाद है, याद रखेंगे।
1644 में हुआ। 1644 में किस गांव की सीमाओं को लेकर? तो 1644 में जाखणिया गांव की विवाद को लेकर। आगे देखेंगे मतेरी किराड़ का युद्ध किन के मध्य हुआ? ये देखिए, कर्ण सिंह जो बीकानेर के और अमर सिंह नागौर के, इनके बीच हुआ ये 1644 में। एक 1544 में युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो, वो गिरी सुमल का युद्ध था। सूक्त सप्तपदी किसकी रचना है? तो चिंतामणि भट्ट की है सूक्त सप्तपदी। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलदर बादशाह कहा? तो कर्ण सिंह को। सीधा पूछा जाता है जांगलदर बादशाह कौन है? तो वो कर्ण सिंह है, याद रखेंगे, जांगलदर बादशाह कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? तो साहित्य कल्पद्रुम की। ये सवाल जो है साथियों सुमेलित करने को लेकर पूछे जाते हैं, जिनमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। जैसे कर्ण सिंह की जो रचना है वो साहित्य कल्पद्रुम है, और इसके सामने कोई अलग दे दिया जाता है तो हमें बताना है कौन सा असत्य है। तो कर्ण सिंह की रचना कौन सी है? साहित्य कल्पद्रुम, याद रखेंगे। शोक सप्तपदी किसकी थी? चिंतामणि भट्ट की। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिली ने कौन से ग्रंथों की रचना की? तो कर्णभूषण व काव्य डाकिनी। इसको लेकर पूछा जाता है साथियों कई बार सवाल कि कर्णभूषण किसकी रचना है? तो गंगाधर मैथिली की है, याद रखेंगे, गंगाधर मैथिली की। और ये किन के दरबार में थे? ये भी पूछा गया है सवाल, गंगाधर मैथिली, तो वो कर्ण सिंह के दरबारी थे, याद रखेंगे। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना। चौहानों को सूर्यवंशी किसने माना? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर जेल का प्रवर्तक माना जाता है? तो वासुदेव को। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीगढ़ की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो गोविंद तृतीय को। ये सवाल अभी पूछा गया था, ये वन रक्षक में पूछा गया था शायद, या फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीगढ़ की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो गोविंद तृतीय। ये भी पूछा जा सकता है इस बार कि जो वैरीगढ़ की उपाधि है किसकी है? तो गोविंद तृतीय की। किस ग्रंथ में है? तो ये पृथ्वीराज विजय में है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, जो अजय मेरू नगर है वर्तमान में अजमेर, किसने बसाया? तो अजमेर चौहान, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में। अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए? तो अजय प्रियद्रंभ। अजय राज के सिक्कों पर उसकी किस रानी के नाम का उल्लेख है? तो सोमलवती। अजमेर में आनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अन्नोराज। ये सवाल रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया था कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अन्नोराज ने कर पाया, याद रखेंगे। अजमेर में अनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, तो पूछा जा सकता है वराह मंदिर कहाँ पर है? तो वो पुष्कर में है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। देवबोध व धर्मकोश नामक विद्वान किसके दरबार में थे? देवबोध व धर्मकोश तो अन्नोराज के थे। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक, देवबोध व धर्मकोश नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो अन्नोराज के। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की? तो हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ये सवाल पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये सवाल। बिसरपुर झील का निर्माण किसने कराया था? ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कराया गया। किसका काल सभाध्यक्ष का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ का काल जो है सभाध्यक्ष का स्वर्ण काल कहलाता है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो जयनायक की रचना है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, इनकी विजय हुई थी। और वही दूसरा युद्ध जो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, इसमें कौन विजय रहा था? मोहम्मद गोरी। द्वितीय में मोहम्मद गोरी विजय रहे थे। सहयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये जो प्रेम कथा है उसको कपोल कल्पना बताया। सहयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रबरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया? तो अबुल फजल ने। पृथ्वीराज सहयोगिता प्रेम संगत प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? तो सीवी वैद्य व गोविंदनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने।
पृथ्वीराज संयुक्ता प्रेम प्रसंग को। पृथ्वीराज संयुक्ता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? तो डॉक्टर रोमिला थापर और ARS त्रिपाठी ने मान्यता नहीं दी। रणथंभौर चौहान वंश का शासक जो संस्थापक किसे कहा जाता है? रणथंभौर चौहानों जो चौहान वंश है उनका संस्थापक तो गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, तो गोविंदराज को रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? तो मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व कैबरू को शरण देने के कारण जो हमीर को है खिलजी से युद्ध का सामना करना पड़ा था। हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? तो रणमल और रतिपाल ने। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया? तो रंग देवी जो जल जौहर था, याद रखेंगे। रणथंभौर में हमीर महाकाव्य के रचयिता तो नयन चंद्र सूरी। ये इंपॉर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमीर महाकाव्य के रचयिता तो नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचयिता। हमीर रासों का जो रचयिता कौन था? तो जोधराज। हमीर रासों का रचयिता जोधराज। हमीर का महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। फिर हमीर हट की रचना किसने की? तो चंद्रशेखर ने। हमीर हट चंद्रशेखर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक तो कीर्तिपाल चौहान। ये जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। और रणथंभौर के चौहान वंश का कौन था? तो गोविंदराज। आगे देखेंगे, देखिए जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन शासक था? तो कान्हर देव। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण विरमदेव का फिरोजा से विवाह करने के लिए इनकार बताया? तो मोहम्मद नैसी द्वारा ये बताया गया। खिलजी ने सिवाना किले को जीत कर उसका नाम रखा तो खैराबाद। याद रखेंगे, सवाल जो नाम बदले गए थे उनको लेकर सवाल पूछा जाता है। किसने बदला? तो ये मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन गुर्ग को। खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये कमालुद्दीन गुर्ग को, जो सिवाना किले को जीता फिर खैराबाद नाम रखा। उसके बाद वहाँ का प्रतिनिधि किसे बनाया? तो कमालुद्दीन गुर्ग को। किसने बनाया? खिलजी ने। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हर देव को परास्त किया? तो दहिया सरदार बीका। खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतकर उसका क्या नाम रखा? तो जलालाबाद। जालोर जलालाबाद। कछवा शासक स्वयं को किनका वंशज बताते हैं? कछवा शासक जो है स्वयं को राम के ज्येष्ठ पुत्र हैं कुश का वंशज बताते हैं कछवा शासक, जैसे नाम से पता लग रहा है। कछवा की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत तो भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो वह हरका बाई, जो मरियम उजमानी की इनको उपाधि थी। कौन सा मुगल सम्राट हरका बाई का पुत्र था? तो जहांगीर जो है वो हरका बाई का पुत्र था। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पुत्र मानसिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो 1562 सांबर में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? तो जहांगीर के साथ किया। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? तो वो खुसरो। फिर देखिए, अकबर ने किस कछवा शासक को फर्जंद या बेटा की उपाधि? तो मान सिंह को। याद रखेंगे, ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। यह परीक्षा में सवाल सीधा पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि अकबर ने किसे फर्जंद की उपाधि दी? तो वो मान सिंह को दी। मान सिंह को फर्जंद की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने दी। और फर्जंद का क्या अर्थ है? तो वो बेटा। जो मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? तो मान सिंह के। मान सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इलिचपुर में हुई और 1614 में हुई। पुरंदर की संधि 1665 में। परीक्षा में रिपीटेड सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक, मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर 65। कवि बिहारी किसके दरबार में था? कवि जो बिहारी हैं वो राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे कवि बिहारी। जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की? जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की? तो औरंगजेब ने। किसने?
सवाई जय सिंह जो द्वितीय थे, जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की? तो वो औरंगजेब ने प्रदान की सवाई की। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? तो मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से फिर जाने गए। ये सीधा पूछा जाता है कि देखिए आमेर का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो मोमिनाबाद रखा गया। किसने नाम बदला? तो ये मुअज्जम या बहादुर शाह, एक नाम आएगा। जो मुअज्जम थे इनको फिर उन्होंने जो शासन किया बहादुर शाह के नाम से किया था, और आमेर का नाम बदला था ये मोमिनाबाद, याद रखेंगे। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? तो जीज मोहम्मद शाही। तो नक्षत्रों की शुद्ध सारणी थी जीज मोहम्मद शाही। जय सिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? तो कारिका की। जय सिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस नाम से जानी गई? तो जंतर मंतर के नाम से जानी गई। जय सिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला जंतर मंतर के नाम से जानी गई। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जय सिंह। परीक्षा में पूछा गया है सवाल, ये सवाल रिपीटेड है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो अंतिम हिंदू शासक तो सवाई जय सिंह। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने है तो नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक तो सवाई जय सिंह ही थे। नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण किसने कराया? तो सवाई जय सिंह ने। ये पूछा जाता है नाहरगढ़ किला कहाँ पर है, जयबान तोप कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज बताता है? तो जैसलमेर का भाटी। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल में मिलता है? तो विजयराज के। फिर देखिए आगे जो ये साथियों सवाल था कि जयबान तोप वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, याद रखेंगे। कहाँ पे है? तो जयगढ़ दुर्ग में ही है। जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसलमेर की स्थापना किसने की? तो जैसल भाटी ने। ये तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको। तो कौन सा किला है ढाई शाखों के लिए जाना जाता है? ये सवाल पूछा गया है। तो जैसलमेर का किला सोनार का किला, याद रखेंगे। सोनार का किला कहाँ है? तो जैसलमेर में है। एक है सुवर्णगिरी का किला, कौन सा? सुवर्णगिरी का किला, तो वो जालोर में है। सुवर्णगिरी जालोर में है, सुवर्णगिरी। फिर जो सोनार का किला है वो जैसलमेर में है। परीक्षा में देखते हैं आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। सोनार जैसलमेर में है, सुवर्णगिरी जो है वो जालोर में है। जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ? तो मूल राज के काल में हुआ, अलाउद्दीन के आक्रमण से हुआ ये। फिर देखिए जैसलमेर का दूसरा शाखा है किसके काल में हुआ? तो रावल दुद्दा के काल में फिरोज शाह के आक्रमण से हुआ। और जैसलमेर का जो अर्ध शाखा का हुआ तो 1550 में, इसको लेकर ही सवाल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 1550 में हुआ। ये पूछा जाता है जो अर्ध शाखा हुआ किसके शासनकाल में हुआ? तो राव लूणकरण के शासनकाल में हुआ। आमिर अली के हमले से हुआ, आक्रमण से। ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि इस समय शासन किसका था? तो वो राव लूणकरण का था 1550 में। जैसलमेर का अर्ध शाखा। नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो हर्राय भाटी ने किया। नागौर दरबार कब लगाया? तो 1570 में लगवाया गया, नागौर में लगवाया गया, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था साथियों अकाल राहत कार्य के दौरान। पूछा जाता है कि अकाल राहत कार्य के दौरान यहाँ पर क्या बनवाया गया? तो शुक्र तालाब बनवाया गया था अकबर द्वारा। कहाँ पर लगवाया गया? नागौर दरबार में। कब लगाया गया? 1570 में। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? तो गोकुल जाट से। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा? तो राजा राम जाट ने। भरतपुर के स्वतंत्रता जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है? तो चुड़ामन जाट से होती है। किस जाट शासक को जय सिंह ने ब्रज राज की उपाधि दी? तो बदन सिंह को। किस जाट शासक को जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि तो बदन सिंह को दी? किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? तो सूरजमल ने दी थी। देखिए रोहिलों के खिलाफ जो युद्ध हुआ, युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि होने पर ही विश्वास किया? तो वो जो नजीब खान थे उन्होंने। करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? तो वो है यादव राजवंश। करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। कल्याणपुर वर्तमान में जो करौली है किसने बसाया? तो अर्जुन पाल सिंह ने। ये पूछा जा सकता है। देखिए साथियों करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? तो हरबख्श पाल सिंह ने।
करौली के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो हरबख्शपाल सिंह ने। आबू के जो परमार वंश का संस्थापक, तो ये धूमराज हैं। ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल, ये परीक्षा में साथियों इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। आबू के परमार वंश का संस्थापक तो ये धूमराज है। किस युद्ध में मराठों को विरुद्ध राठौड़ कछवा संयुक्त सेना पराजित हुई? इस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवा जो संयुक्त सेना पराजित हुई, तो पाटन का युद्ध था। कब हुआ? तो 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवा संयुक्त सेना पराजित हुई थी। आगे देखेंगे, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों में विवाद हुआ? तो जोधपुर का मान सिंह और जयपुर का जगत सिंह। ये कृष्णा कुमारी विवाद है, ये कब हुआ? ये आपके लिए आज का सवाल रहेगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ? कृष्णा कुमारी किन की पत्नी थी, पुत्र थी? तो मेवाड़ शासक भीम सिंह की ये पुत्र थी। और जोधपुर में सत्ता संघर्ष किन के मध्य चला? तो ये विजय सिंह और राम सिंह के मध्य चला। शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। पृथ्वीराज विजय काव्यों में अजमेर की तुलना किस से की गई? तो इंद्रपुरी से की गई। किससे? इंद्रपुरी से। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। तो पूछा जा सकता है कि अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस में की गई? तो पृथ्वीराज विजय काव्य में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो 7 अंग माने जाते हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का किसका? दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कालीबंगा से प्राप्त होता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अचलगढ़ दुर्ग का। राजस्थान के कितने दुर्गों ने यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया? तो 6 दुर्गों को। कौन कौन से दुर्ग हैं आपको याद हो तो वो दुर्ग के देखिए, चीकू, गाजर और आम। तो 6 से चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं। राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहते हैं? चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? या तो जल दुर्ग कहेंगे या औदिक दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? औदिक दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ऊंचे पर्वत तो ये गिरिदुर्ग के श्रेणी में आते हैं। आपको याद रखना है, इसको लेकर अवश्य सवाल आता ही आता है। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो धानबंद दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो वो सोनारगढ़ का दुर्ग है। सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग में आते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? तो एरन दुर्ग क्या कहलाते हैं? क्या? वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो तो वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? तो पारक दुर्ग कहलाते हैं। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो पारित दुर्ग में। वे दुर्ग जिनके चारों ओर से सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग। नाम से पता लग जाता है। जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हों किस श्रेणी में आते हैं? तो सहाय दुर्ग। तो देखिए साथियों, सवाल पूछा जाता है कि परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन ये आ जाएंगे, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और पारित दुर्ग। तो कौन सा है? पारित दुर्ग। ऐसे सवाल बनते हैं तो आप याद रखें। राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? देखिए, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को। याद रखिएगा, किसने? इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम? तो चित्रकूट।
अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तो ये खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसाक के पठार पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा गया सवाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो मैसाक के पठार पर है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का पहला साका किस शासक के काल में हुआ? तो रावल रतन सिंह के काल में हुआ, 1303 में। ये पहला शाखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, 1303 में हुआ। फिर चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ वो किसके आक्रमण से हुआ? तो बहादुर शाह के आक्रमण में हुआ, 1534 में। फिर जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वो उदय सिंह के, किसके काल में? उदय सिंह के 1567 में। फिर आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार है। कितने? 7 द्वार है। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है, जैसा कि पहले बता दिया है। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा है? तो 36 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वैसे हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न पूछते रहते हैं इम्पोर्टेंट, अब वो भी ज़रूर अटेंड करें। फिर देखिए, कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किसे की? तो एस्ट्रागन वास्तु से की, कर्नल टॉड ने की। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन। ये सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। फिर आगे देखिए, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़। तो देखिए साथियों, सवाल ये भी पूछा गया है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और किस दुर्ग को लेकर कहा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर कहा, याद रखिएगा। नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा। फिर देखिए, रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया? तो ये रणथादेव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को रणथादेव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा? तो अबुल फजल ने। तो पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर है। और किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग में पीर सहदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? रणथंभौर में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? 56 के पहाड़ पर, याद रखिएगा। सिवाना दुर्ग तो 56 के पहाड़ पर है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? तो वीर नारायण परमार ने 354 ईस्वी में की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग अधिकार किया? ये सातल देव है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है और रेड मेंस में पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया? तो सातल देव। जब अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो सातल देव। किसने मिट्टी का काल्पनिक मंदिर दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो राणा लाखा। अच्छा सवाल है। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो कुंभा हाड़ा या हाड़ा कुंभा ने मिट्टी के नकली दुर्ग जो बूंदी में बनाया था उसकी रक्षा करने को लेकर जो हाड़ा कुंभा है उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी। देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है। गर्भ गुंजन तोप, तो ये तारागढ़ बूंदी में है, याद रखिएगा। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है? तारागढ़ बूंदी में है। कौन सा किला सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। कौन सा? सूरदर्शनगढ़ दुर्ग नाहरगढ़ का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो सवाई जय सिंह। सवाल पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए? तो ये नाहरगढ़ है, जैसा कि नाम से पता लग जाता है। तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन सीधा पूछा जाता है 9 एक समान महल, तो ये नाहरगढ़। सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा गया है ये सवाल। गढ़ बिटली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो गढ़ बिटली ये तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में आ जाए तारागढ़ बूंदी तो आपको चूज करना है तारागढ़ अजमेर, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन करने को लेकर ऑप्शंस में सबसे पहले तारागढ़ बूंदी दे दिया जा सकता है।
तो ऑप्शन अच्छे से पढ़े। गढ़ बिटली दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़े सवाल को। अजमेर के गढ़ बिटली का निर्माण किसने करवाया? तो ये अजय पाल द्वारा करवाया गया। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़ अजमेर। ये सवाल सीधे उठाया गया है रीट पात्रता परीक्षा में, ये रीट अभी जो हुई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राव जोधा द्वारा। कब करवाया गया? तो 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब हुई? 1459 में, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। तो पूछा जाता है कई बार। मयूर ध्वज गढ़ कौन सा दुर्ग है? तो मेहरानगढ़ है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में अच्छे से पूछा जाता है ये सवाल। गढ़ चिंतामणि भी मेहरानगढ़ को कहा जाता है। देखिए, किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में है? तो ये मेहरानगढ़ में है। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए इनके नाम दिए जाते हैं, जैसे देखिए बिच्छू बाण, किला और शंभू बाण। तो ये क्या है? और ऑप्शन में दिए जाते हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, तोपें हैं। तो वो क्या है? तोपें हैं, याद रखिएगा। किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण, ये मेहरानगढ़ में तोपें हैं, याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब करवाया? 1739 में। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज बीकानेर के सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह। देखिए सवाल ये पूछा गया था, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह। लेकिन ज़्यादातर जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये याद थे ठाकुर शिव सिंह, और शिव सिंह सबसे पहले ही ऑप्शंस में था। तो याद रखिएगा, जो निर्माण है वो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया। जब चांदी के जो गोले दागे गए अंग्रेज व बीकानेर के सेना पर, तब वहाँ के शासक कौन थे? तो ठाकुर शिव सिंह। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। सवाल ये भी पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? तो वो चूरू का किला है। कौन सा है? चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है? तो वो अजमेर में है। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो वो अजमेर में है। फिर देखिए, ब्रिटिश राजदूत टॉमस रॉ ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो ये मैगजीन का दुर्ग है अजमेर का। अकबर का किला है ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में। वहाँ पर जहांगीर ने सर्वप्रथम मुलाकात की थी किससे? टॉमस रॉ से। फिर देखिए आगे सवाल, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? तो 1801 में जीता। कब जीता? 1801 में। अजमेर में स्थित अकबर का दौलत खाना दुर्ग। अकबर का दौलत खाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, याद रखें। जूनागढ़ दुर्ग है तो बीकानेर में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह द्वारा निर्मित है। भैंसरोडगढ़ का किला, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और सुमेलित करने को लेकर यही सवाल आता है। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए, गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। गागरोन दुर्ग, ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। तो मीठा है वो गागरोन है, याद रख सकते हैं आप। जो मीठा है वो गागरोन है। जो गागर होती है वो मीठी होती है, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं हम, मीठे शाह की दरगाह। क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग। संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो गागरोन दुर्ग में। फिर देखिए, गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर? झालावाड़ में। और एक जल दुर्ग है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप किस किले में है? तो ये जयगढ़ में है, आमेर में। ये सवाल कई बार पूछा गया है, जय बाण तोप कहाँ पर है? तो ये आमेर में है, जयगढ़ में। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो ये जयगढ़ को कहा जाता है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? तो ये सुकड़ी नदी के किनारे है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? तो सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा है? तो सुवर्णगिरी दुर्ग कहा है। ये सवाल देखिए,
जो जालोर का किला है वो स्वर्णगिरी है, और एक जैसलमेर का किला है, आपको पता हो तो जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ है। क्या है? सोनारगढ़। तो परीक्षा में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसलमेर में है सोनारगढ़ और जालोर में है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग है जैसलमेर का। देखिए ये दिया गया है सोनार का किला किस पहाड़ी पर है, तो चित्रकूट पहाड़ी पर है, और ये जैसलमेर में है। तो सोनार दुर्ग तो है जैसलमेर में, और जालोर दुर्ग है, सॉरी जालोर जो है वो स्वर्णगिरी। आगे देखिए, परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया? तो ये स्वर्णगिरी जालोर में करवाया गया परमार शासक भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण। फिर देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि ये पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनार के किले के बारे में कहा गया है जैसलमेर के दुर्ग को लेकर। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। देखिए, सीधा पूछा जाता है कि पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान कौन सा किला है? तो सोनार का किला है सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहागढ़ भरतपुर का किला है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। पूछा जाता है साथियों ये सवाल, और पूछे गए हैं सभी सवाल। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। अष्ट धातु द्वारा किस किले की विशेषता है? अष्ट धातु का द्वार, तो ये लोहागढ़ की विशेषता है। अष्ट धातु का द्वार लोहागढ़ की विशेषता है। लोहागढ़ कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया? तो ये जवाहर सिंह। कौन जीत कर लाया गया? जवाहर सिंह। कब लाया? 1765 में। अष्ट धातु का द्वार कहाँ से लाया? तो दिल्ली से। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई से किस झील से पानी भरा जाता है? तो ये मोती झील के पानी से भरा जाता है। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई में किस झील से पानी से भरा जाता है? तो मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं रहा? तो लॉर्ड लेक। कौन? लॉर्ड लेक। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है साथियों। और ये भी पूछा गया लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ के किले पर कितनी बार चढ़ाई की? तो ये 5 बार। कितनी बार? 5 बार, लेकिन वो सफल नहीं रहा। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजान गंगा से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो लोहागढ़ में है। कहाँ पर है? लोहागढ़। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो ये 8वीं सदी से। कब? 8वीं सदी से। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रथियार अथवा महामारू के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण की शैली गुर्जर प्रथियार या महामारू शैली। जो सचिया माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ओसिया जोधपुर में है। सभी सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर। गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। 1016 ईस्वी में गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किराड़ू का जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस शैली का है? तो गुर्जर प्रथियार शैली का। ये भी याद रखें, ये भी पूछा गया सवाल है। किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर किस शैली का है? तो ये गुर्जर प्रथियार शैली का है। राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को। याद रखिएगा, मंदिर शिल्प कला का स्वर्णकाल 11वीं से 13वीं सदी को। फिर देखिए, ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। जो ओसिया सचिया माता का मंदिर है वो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी जैन मंदिर, पाली। अच्छा सवाल है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी जैन मंदिर, पाली में। ये सवाल पूछा गया साथियों, वो जो सेवाड़ी जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? मतलब ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तो पाली में सुमेलित करना है आपको सेवाड़ी जैन मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप रायमल द्वारा प्रदान किया गया। रायमल द्वारा।
किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो किराटकूप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथमा गाँव बाड़मेर है। याद रखिएगा, हाथमा गाँव बाड़मेर किराड़ू का मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर। ये तो कई बार पूछा गया है और लगभग कई बार पूछा गया है राजस्थान का खजुराहो। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया? तो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया, जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 का निर्माण किसने करवाया? तो विमल शाह ने करवाया। सीधा सवाल आता है, देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर किसने बनवाया? तो ये विमल शाह ने बनवाया। देलवाड़ा में लुणों शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो नेमिनाथ को समर्पित है। तो ये पूछा जाता है लुणों शाही मंदिर कहाँ पर है? तो ये देलवाड़ा में है, याद रखिएगा। देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये वास्तुपाल व तेजपाल ने, याद रखिएगा। देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आबानेरी में है, आबानेरी दौसा में हर्ष माता का मंदिर। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आबानेरी दौसा में है। फिर देखिए, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो, तो ये बनदेवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो बनदेवरा महादेव मंदिर 12। पूछा गया सवाल है, देखिए ये ऐसा भी पूछा गया, ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तब आया था कि बनदेवरा महादेव मंदिर, और सुमेलित में कोई अन्य था तो असंगत पहचानना था, तो ये 12 में है, याद रखिएगा। किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर का जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है। खम्भों का अजायब घर क्योंकि यहाँ पर 1444 खम्भे हैं। इसे चौमू का महल भी कहा जाता है। देखिए, रणकपुर का जैन मंदिर कितने खम्भों पर टिका है? तो ये 1444 खम्भों पर टिका है। हरिहर महादेव मंदिर कहाँ पर रहता है? ये ओसिया में है। सास बहू का मंदिर, ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये नागदा में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिग भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी। पटुओं की हवेली पूछा गया सवाल, नतमल की हवेली पूछा गया सवाल, सालिम सिंह की हवेली पूछा गया सवाल। जैसलमेर में कहाँ पर है? ये सभी जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में स्थित है। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरी हवेली, तो ये बीकानेर में है। देखिए, बछावतों की हवेली पूछी गई है, ये दोनों अभी पूछी जा सकती हैं, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरी हवेली, याद रखिएगा। ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। मुंदड़ा हवेली, रामपुरी हवेली और बछावतों की हवेली। सोना चांदी के हवेली कहाँ पर स्थित है? ये महनसर झुंझुनू में है। नाथोराम पोद्दार की हवेली, नाथोराम पोद्दार की हवेली, तो ये बिसाऊ झुंझुनू में है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, रेट में पूछा गया है 2021 में। सुंदरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में, ये भी पूछा गया सवाल है। सुंदरी कोठी कहाँ पर है? तो ये टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली, तो ये जोधपुर में है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि कहाँ पर रहता है? चूरू में है। देखिए, रामनिवास गोयनका की हवेली, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो मालजी का कमरा और मंत्रियों की हवेली, ये भी याद रखिए, ये भी चूरू में है। बड़ा बाग कहाँ पर है? तो बड़ा बाग देखिए जैसलमेर में है। जसवंत थड़ा कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जसवंत थड़ा किसने बनाया? तो ये सरदार सिंह द्वारा बनाया गया, अपने पिता की याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है। ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है। देखिए, पहला ही ऑप्शन जाता है जसवंत सिंह। जसवंत थड़ा किसने बनाया? तो पहला ही ऑप्शन जाता है जसवंत सिंह, लेकिन वो जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। किसने बनाया? उनके पुत्र द्वारा, सरदार सिंह ने। फिर देखिए, छत्रविलास बाग कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। मुंशी रानी
की छतरी तो ये अलवर में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, मूसी रानी की छतरी तो ये अलवर में है। 84 खंभों की छतरी तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये बूंदी में है। मूसी रानी की जो छतरी है वो अलवर में है। छत्रविलास बाग कोटा में है। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। बड़ा बाग जैसलमेर में है। फिर देखिए ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो ये गेटौर में है। कहाँ पे है? गेटौर में। पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर हैं, तो जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह तो ये नारायण में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह तो ये सरवाड़ा में है। फिर देखिए बाटाड़ू का कुआं तो ये बाड़मेर में है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है वापस। त्रिमुखी बावड़ी तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गैपसागर बांध तो ये डूंगरपुर में है। देखिए वापस एक बार देख लेते हैं। जो ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा है वो सरवाड़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है, तो ये नारायण में है। बाटाड़ू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में है। बाटाड़ू बाड़मेर। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। फिर रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी में है। और गैपसागर बांध कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जब टॉपिक रहेगा लोक संगीत। धन्यवाद साथियों। कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, ये आपका अधिकार है, अच्छे या खराब पूरा अधिकार है आपका। आप चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अन्यथा कोई समस्या नहीं, आप कमी ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों।